मारियाना ट्रेंच का निर्माण अब से 50 मिलियन साल पहले शुरू हुआ, जब पैसिफिक प्लेट और फिलीपीन प्लेट आपस में टकराई। इस टकराव में पैसिफिक प्लेट फिलीपीन प्लेट के नीचे धंसने लगी, जिससे एक खाई का निर्माण हुआ। उस खाई को आज हम मारियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं। यह ट्रेंच 69 किलोमीटर चौड़ा है। बता दूं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मील में लगभग 1609.34 मीटर, यानी 1 मील में 1.609 किलोमीटर। इस ट्रेंच की लंबाई लगभग 2550 किलोमीटर है। यह पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। मारियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप सबसे गहरी जगह है, जिसकी डेप्थ सी लेवल से 36,000 फीट यानी 11,000 मीटर है। मारियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में एम्फीपोड्स, ओलोथुरियंस, स्नेल फिश, फोरामिनीफेरा और डीप सी माइक्रोब्स, जो कि ट्रेंच में अलग अलग डेप्थ में रहते हैं, जिनमें स्नेल फिश की प्रजाति सेडियोलिपेरिस स्वीरी और सेडियोलिपेरिस बेलिया एबी 6000 से 8000 मीटर की गहराई में 0 से 2 डिग्री सेल्सियस में और अंधेरे में ये जीव सरवाइव करते हैं। एम्फीपोड्स की प्रजाति एलिसेला गिगेंटिया, ये छोटे क्रस्टेशियन हैं। छोटे क्रस्टेशियन यानी जैसे केकड़े और झींगे जैसे जीव, जो एट द बॉटम ऑफ द सी 7000 से 11000 मीटर की डेप्थ में पाए जाते हैं। उनकी बॉडी मजबूत सेल से कवर्ड होता है, जो उन्हें हाई प्रेशर से प्रोटेक्ट करता है। वे सड़ते हुए ऑर्गेनिक मैटर और डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, यानी कि मृत जीव और कार्बनिक पदार्थ को ये जीव खाते हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर क्या है? जो कभी जीवित या जीवित रहे जीवों से बनती है, उसे ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। इसमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अवशेष शामिल होते हैं। ये सब्सटेंस मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे तत्वों से बने हुए होते हैं। देखिए, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, मृत जीवों के अवशेष जैसे फॉलन लीव्स, डाइड ट्रीज, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल, जैसे कंपोस्ट जो मृत पौधों और एनिमल रिमेन्स यानी जानवरों के अवशेष से बनता है, जिसे हम खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों पे। समुद्र में पाए जाने वाले शैवाल और प्लैंक्टन भी इसी श्रेणी में आते हैं। प्लैंक्टन वो सभी क्रिएचर्स या वेजिटेशंस होते हैं जो पानी में ड्रिफ्ट होते रहते हैं बाय वाटर वेव्स एंड वाटर स्ट्रीम्स। प्लैंक्टन में मोशन के लिए चलने फिरने वाले अंग या लोकोमोटिव ऑर्गन्स बहुत कम डेवलप्ड होते हैं, या फिर उनका कंप्लीट एब्सेंस होता है। बेशक उनमें पानी में गोता लगाने की और पानी से ऊपर आने की कैपेबिलिटी अवेलेबल होती है, लेकिन उनमें अगेंस्ट वाटर स्ट्रीम मूवमेंट करने की एबिलिटी नहीं होती। बेबी फिशेस भी प्लैंक्टन ही होते हैं, बिकॉज इन फन स्टेज वो भी अप स्ट्रीम तैर नहीं पाते। होलोथुरियंस देखने में खीरे की तरह होते हैं। ये समुद्र में 6000 से 10,000 मीटर की गहराई में समुद्र की तलहटी में पाए जाते हैं और सड़ते हुए ऑर्गेनिक मैटर को खाकर जिंदा रहते हैं। इनका शरीर ब्लैंड एंड लॉन्ग होता है, जो उन्हें गहराई में हाई प्रेशर से प्रोटेक्ट करता है। फोरामिनीफेरा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म समुद्र की गहराई में 6000 से 11,000 मीटर की गहरी तलहटी में रहते हैं और मिनरल से बने खोल में रहते हैं। वो सी फ्लोर के सेडिमेंट में पाए जाते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। डीप सी माइक्रोब, ये सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ही प्रजाति होती है, जो ट्रेंच में 8000 से 11000 की गहराई में पाए जाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीम प्रेशर, कोल्ड और डार्कनेस में जिंदा रहते हैं। वे मिनरल्स और केमिकल प्रोसेसेस के जरिए एनर्जी प्राप्त करते हैं, जिसे केमोसिंथेसिस कहा जाता है। लेकिन कीमोसिंथेसिस को समझने से पहले हमें फोटोसिंथेसिस को समझना होगा, जो कि अभी के लिए हमारा मुद्दा नहीं है, फिर भी हम इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुत से लोगों को ये पता है, जिन्हें नहीं पता वो जान ले। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके जरिए पौधे सनलाइट का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं। पत्तियों में एक क्लोरोफिल नाम का हरा पिगमेंट मौजूद होता है, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। पेड़ की जड़ों से पानी पत्तियों तक पहुंचता है। पेड़ पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो पत्तियों में छोटे छिद्र स्टोमेटा के जरिए एंटर करते हैं। सनलाइट एनर्जी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके पेड़ ग्लूकोज बनाते हैं। ये केमिकल प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में होती है, जो पत्तियों में मिडिल लेयर में होती है। इस प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज और ऑक्सीजन का भी उत्पादन होता है, जिसमें ग्लूकोज पौधे के विकास के लिए और एनर्जी के लिए यूज कर लिया जाता है, जबकि ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाता है। देखो, करोड़ों सालों से ये प्रोसेस किस तरह से हो रहा है। फोटोसिंथेसिस, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं और ऑक्सीजन हम इंसानों के लिए वापस छोड़ देते हैं। ये पूरा इकोसिस्टम किस तरह से काम कर रहा है आप देख सकते हो। एक हरा पिगमेंट इनके पत्तों पे होता है, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये सारी क्रियाएं पूरी होती है। तो चलिए अब हम ये पता करते हैं कि मारियाना ट्रेंच की गहराई में बिना सनलाइट के कीमोसिंथेसिस के जरिए जीवन कैसे पनपता है। कीमोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म केमिकल कंपाउंड से एनर्जी और न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं विदाउट सनलाइट।
सबसे पहले ये जीव हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन या अमोनिया जैसे केमिकल कंपाउंड्स का यूज करते हैं। ये जीव इन केमिकल कंपाउंड्स को एनर्जी सोर्स के रूप में यूज करते हैं क्योंकि इनके आसपास के इन्वायरमेंट में ये प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और अमोनिया ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें एनर्जी स्टोर्ड होती है और इन्हें ऑक्सीडाइज करके ये जीव एनर्जी निकालते हैं। ये जीव इन कंपाउंड्स को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज करने का मतलब है कि ये जीव इन केमिकल कंपाउंड्स को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर केमिकल रिएक्शन करते हैं। इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी निकलती है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ मिलाने पर सल्फर और पानी तो बनता ही है, लेकिन इस दौरान इनमें एनर्जी भी निकलती है। इस ऑक्सीडेशन प्रक्रिया से निकलने वाली एनर्जी को एटीपी के रूप में स्टोर्ड किया जाता है, जो सेल्स के लिए एनर्जी का काम करता है। क्योंकि अब इन जीवों के पास में एटीपी के रूप में एनर्जी है, तो ये जीव इस एनर्जी का इस्तेमाल करके इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेते हैं और इसे रासायनिक रूप से मिलाकर ग्लूकोज जैसे कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। ये प्रोसेस बायोमोलिक्यूल्स निर्माण करने का एक तरीका है जिससे ये जीव एनर्जी और न्यूट्रिशन प्राप्त कर सके। देखिए यहाँ किस तरह से समुद्र की गहराई में विदाउट सनलाइट के ये रह बसर कर रहे हैं और अपने जीवन की संभावनाओं को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ग्लूकोज और अन्य बायोमोलिक्यूल्स एनर्जी और न्यूट्रिशन का मेन सोर्स होते हैं। ये मोलिक्यूल्स इन जीवों को रिक्वायर्ड एनर्जी और न्यूट्रिशन देते हैं जिससे वे अपने जिंदा रहने के प्रोसीजर को ऑपरेट कर सके, भले ही वे विदाउट सनलाइट के रहे। इस तरह केमोसिंथेसिस के जरिए समुद्र की गहराई में भी लाइफ को पॉसिबल बनाया जाता है। वैसे मारियाना ट्रेंच में ज्यादातर जीवों को सड़ते हुए पदार्थों और अन्य जीवों पर डिपेंड रहना पड़ता है। ये जीव अपने यूनिक एडेप्टेशन और लाइफ स्टाइल के चलते मारियाना ट्रेंच जैसे एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी जिंदा रहते हैं। मारियाना ट्रेंच के सबसे डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप की गहराई 36,070 फीट यानी 10,994 मीटर है और समुद्र के प्रत्येक 10 मीटर पर यानी 33 फीट की गहराई पर दबाव लगभग 14.7 पाउंड प्रति वर्ग इंच बढ़ता है। तो यदि प्रत्येक 10 मीटर पर 14.7 psi की वृद्धि होगी तो इसके अकॉर्डिंग 10,994 मीटर की गहराई यानी 36,070 फीट की गहराई में 16,197.8 psi का दबाव होता होगा। psi से मतलब है पाउंड प्रति वर्ग इंच। ये अनुमानित दबाव है, यह मानते हुए कि चैलेंजर डीप की गहराई लगभग 10,994 मीटर है। इसे समझने के लिए हम एक एलिफेंट का वजन और उसके द्वारा जनरेटेड प्रेशर को कंपेयर कर सकते हैं। वैसे एक हाथी का वजन एक स्क्वायर इंच पर कॉन्सेंट्रेट करना इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन फॉर एग्जांपल ऐसा मान लेते हैं एक अफ्रीकन हाथी का वजन लगभग 12,000 पाउंड यानी 5,443 किलोग्राम होता है। अगर एक हाथी का पूरा वजन एक स्क्वायर इंच पर कॉन्सेंट्रेट हो तो प्रेशर 12,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच होगा और मारियाना ट्रेंच के सबसे गहरे पॉइंट पर प्रेशर 16,000 psi होता है। यदि हम इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो ये 7,256.94 किलोग्राम के बराबर होगा, यानी एक पूरा हाथी और एक हाथी का एक तिहाई, ठीक इतना वजन एक वर्ग इंच पर पड़ेगा। इन्हीं कैलकुलेशंस के लिए हम अगर बैलों को लेते तो हमें 11 बैलों की जरूरत होती, क्योंकि एक बैल का एवरेज वजन 680 kg के आसपास होता है। तो सोचिए जरा, इस प्रेशर में कोई आदमी डाइविंग करते हुए मारियाना ट्रेंच के सबसे डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप में पहुंच जाए तो उसका क्या होगा। इस जगह 16,000 psi का प्रेशर पड़ता है, यानी एक पूरा हाथी और एक हाथी का एक तिहाई, इतना प्रेशर इस जगह पड़ता है। इस जगह जाने पर सबसे पहले तो शरीर के इंटीरियर और एक्सटीरियर फोर्स में चेंजेस हो सकते हैं और ये प्रेशर शरीर के टिश्यूज और सेल्स को डैमेज कर सकता है। इस तरह के दबाव में शरीर के इंटीरियर फाइबर्स का एक्सप्लोजन हो सकता है, जिससे उस आदमी के शरीर को काफी इंजरीज उठानी पड़ सकती है। इस कंडीशन में बॉडी के टिश्यूज को ज्यादा इन्फेक्शन का खतरा भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वो प्रेशर के कारण ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। इस तरह के गहरे दबाव में लाने पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर भी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। जाहिर है ऐसी जगह कोई भी शख्स ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगा और जल्द ही अपना दम तोड़ देगा। यही कारण है कि यहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं और यहाँ पहुँचने के लिए लोगों को विशेष सबमर्सिबल, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और सेफ्टी मेजर्स की जरूरत पड़ती है। यकीनन उनमें खर्चा भी बहुत होता होगा। मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए बड़ी टीम, जहाज और सपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत होती है, जिसकी लागत भी करोड़ों रुपए में होती है। मारियाना ट्रेंच की खोज 1875 में ब्रिटिश जहाज HMS चैलेंजर के अभियान के दौरान किया
गया था। HMS चैलेंजर जहाज एक रिसर्च वेसल था जिसे ब्रिटिश नेवी ने डिजाइन किया था। इस अभियान का मेन काम सी डेप्थ की जांच करना था। उस जहाज पर एक स्पेशल डिवाइस था जिसे डेप्थ सी मीटर कहा जाता है। ये डिवाइस अकोस्टिक साउंड का यूज करके समुद्र की डेप्थ को नापने का काम करता था। HMS चैलेंजर के इस कैंपेन के दौरान जब इन्होंने प्रारंभिक तौर पर इस जगह की डेप्थ को नापा तो पता चला कि मारियाना ट्रेंच समुद्र में सबसे गहरी जगह है। यहाँ की डेप्थ 8,200 मीटर यानी 27,000 फीट थी, जो उस समय दुनिया की सबसे गहरी जगह मानी गई। इस अभियान ने मरीन लाइफ और इन्वायरमेंट की नई इंफॉर्मेशन दी और यह एक बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट साबित हुआ। इसने क्लाइमेट और मरीन साइंस में विशेषज्ञता बढ़ाई और ओशियन डेप्थ्स की जियोग्राफिकल और फिजिकल विशेषताओं को एक्सपोज किया। उसके बाद 23 जनवरी 1960 में डॉन वॉल्स और जैक्स पिकार्ड ने एक हिस्टोरिकल रिसर्च प्रोग्राम किया था जिसने मारियाना ट्रेंच के लिए नए दरवाजे खोले। डॉन वॉल्स और जैक्स पिकार्ड ने बातिस्केप ट्रिएफ, जो कि एक सबमर्सिबल है, के जरिए मारियाना ट्रेंच में गोता लगाया था। ये गोता लगाने का पहला सफल अटेम्प्ट था। इसमें वे 10,911 मीटर की गहराई तक पहुंचे थे, यानी 35,797 फीट की गहराई तक। उनका यह अनुसंधान उन्हें मारियाना ट्रेंच के निचले स्तरों के जीवन, जलवायु और फिजिकल प्रोसेसेस की स्टडी करने की अनुमति देने के लिए था। उन्होंने वहां गहराई के सैंपल्स लिए और बहुत से साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया और ओशियन लाइफ की जांच की। उनकी इस यात्रा ने साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत प्रमुखता पाई। इस अनुसंधान यात्रा के बाद उनके अनुसंधान और प्रयासों ने मरीन रिसर्च के फील्ड में एक नया दौर लाया। उसके 50 साल बाद अवतार, टाइटैनिक, अलीटा, बैटल एंजल, टर्मिनेटर जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके जेम्स कैमरून ने चैलेंजर डीप तक की अपनी यात्रा पूरी की। गोता लगाने के लिए जेम्स कैमरून ने 24 फुट का सबमर्सिबल डीप सी चैलेंजर डिजाइन किया। सी बॉटम तक पहुँचते पहुँचते अत्यधिक प्रेशर के कारण उनके बहुत से उपकरण खराब हो चुके थे। उन्होंने बैटरियों कम होने, कंपास के ग्लिच होने, सोनार के बंद होने और 3 में से 2 स्टारबोर्ड थ्रस्टर्स होने का जिक्र किया। जेम्स कैमरून ने वहाँ 3 घंटे खोजबीन की। उन्होंने कई यूनिक समुद्री जीवों की खोज की जिसमें बैक्टीरिया, झींगे और कई यूनिक स्पीसीज शामिल थी। 2012 के बाद अब तक 20 और लोग चैलेंजर डीप की अलग अलग गहराइयों तक जा चुके हैं। हाँ, फ्यूचर में और अधिक लोग यहाँ जा सकते हैं। तो ये थी मारियाना ट्रेंच के बारे में कुछ सीमित जानकारियाँ। तो चलिए मेरी अगली वीडियो पे मिलते हैं। मैं इस तरह की बहुत सी वीडियोस और बनाने वाला हूँ। तो और बेहतरीन वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।